नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जिया शर्मा। बंसल न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर खास जानकारी दी जाती है और इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी, जो बंसल हॉस्पिटल में मानसिक और नशा मुक्ति रोग विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्कार। तो आज हम बात करने वाले हैं साइबर कॉन्ड्रिया के बारे में। अगर आपकी भी इससे जुड़ी कोई समस्या है, आप जानना चाहते हैं कि आखिर साइबर कॉन्ड्रिया क्या होता है, क्या कुछ उसके लक्षण होते हैं, तो हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप इन पर कॉल कर सकते हैं और अपने सवालों के जवाब जान सकते हैं, डॉक्टर त्रिवेदी से सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर त्रिवेदी, जैसा कि नाम है साइबर कॉन्ड्रिया, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे आपसे, साइबर कॉन्ड्रिया क्या होता है? देखिए, साइबर कॉन्ड्रिया की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप नाम में छिपा हुआ है, साइबर शब्द से जुड़ा हुआ है जी। हम देखते हैं कि आजकल इंटरनेट का जो यूज़ है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है हर जगह है। जो पहले जितना भी हार्ड कॉपी में काम हुआ करता था, लगभग सब सॉफ्ट कॉपी में हो रहा है। इंटरनेट पर हमारी डिपेंडेंसी, निर्भरता बढ़ती जा रही है। हर प्रकार के कार्य के लिए बच्चों का किसी को होमवर्क कराना हो तो उसके लिए इंटरनेट की ज़रूरत पड़ रही है, हमें रिजर्वेशन करना हो तो ज़रूरत पड़ रही है, डिजिटल इंडिया की बात हो रही है। तो ऑलमोस्ट सारे के सारे काम हमारे इंटरनेट पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं, वो चाहे सरकारी क्षेत्र के हों या गैर सरकारी क्षेत्र के हों। साथ ही साथ अगर हम देखें तो ये किसी भी फील्ड में इसका उपयोग अछूताब नहीं रहा है। मेरा मतलब है कि अब लोग इसके द्वारा स्वास्थ्य के बारे में भी जानकारियाँ लेते रहते हैं। जैसे स्वास्थ्य से रिलेटेड कई सारी वेबसाइट्स उपलब्ध हैं, डायबिटीज़ को लेकर के, मानसिक रोगों को लेकर के, आँखों के रोगों को लेकर के, किडनी की समस्याओं को लेकर के। तो ऑलमोस्ट हर मर्ज के लिए, हर अंग से जुड़ी हुए वेबसाइट्स और रोगों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध हैं। इसी के कारण बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस जो हैं वो कहीं ना कहीं उनके जो सोर्सेज होते हैं वो अधिकृत संसाधनों से, सोर्सेज से नहीं ली जाती, स्रोतों से नहीं ली जाती हैं। इसकी वजह से कुछ जो जानकारियां हैं वो काफ़ी भ्रामक तौर से इंटरनेट पर उपलब्ध हैं। अगर आप देखेंगे तो हर चीज़ का पॉजिटिव पार्ट के साथ साथ निगेटिव पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा लिखा रहता है और साइट्स में क्लिक ज़्यादा हों, इसकी वजह से जो निगेटिव पार्ट होता है या निगेटिविटी होती है उसको हेडलाइंस के तौर पे या कुछ ना कुछ ऐसा दिखाया जाता है ताकि उस पर लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करें। इसकी वजह से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को खोजने के लिए जब लोग इंटरनेट का सहारा लेते हैं तो गलत जानकारियां उनके दिमाग में प्रवेश कर जाती हैं और उन्हें ऐसा महसूस होता है कि छोटे छोटे लक्षणों को भी वो बड़ा गंभीर करके सोचते हैं। चलिए उदाहरण के माध्यम से इसे समझते हैं। जिया, जैसे किसी भी इंसान को सिर में दर्द हुआ, उसने गूगल में एंटर किया हेडेक, हेडेक के कॉज आ गए। उसने देखा कि जो हेडेक के कॉज में है ब्रेन ट्यूमर है, पैरालिसिस है, आंखों का अंधत्व होना है, क्रेनियल नर्व्स का लॉस होना है, ऐसे बहुत सारे लक्षण हो सकते हैं। हो सकता है कल रात में उसने सोया नहीं हो, या हो सकता है अभी किसी तनाव की वजह से या कोई लोकल कहीं पे कुछ प्रॉब्लम हो उसकी वजह से उसको सिर दर्द हो रहा है, लेकिन उसके दिमाग में ये प्रवेश करता है कि नहीं, अब उसको कोई गंभीर बीमारी ही हो गई है और इस तरीके से वो परेशान होता रहता है। कई और साइट्स खोलता है तो लगभग ऑलमोस्ट हर जगह उसको हेडेक के बहुत सारे डिफरेंशियल डायग्नोसिस के फॉर्म में मिलते हैं कि हेडेक के कारण क्या क्या हो सकते हैं और वो भ्रमित रहता है। तो यही साइबर कॉन्ड्रिया है कि जब हम अपने छोटे छोटे लक्षणों को इंटरनेट से भ्रामक जानकारी पढ़ कर के मैग्नीफाइड वे में देखते हैं तो ये साइबर कॉन्ड्रिया का रूप ले लेता है। बिल्कुल, हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़े हुए हैं, रीवा से महेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। जी नमस्ते मैम, डॉक्टर साहब को भी नमस्ते मैम। सबसे पहले तो आपको थैंक यू, आप ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी था ये प्रोग्राम। जी जी। हम देख ही रहे थे, हमको एक प्रॉब्लम है कि एक क्या होता है कि हमारा सर दर्द होता है कभी कभी। मान लीजिए सुबह सुबह एकदम धूप निकलने के समय पूरा सर भारी हो जाएगा और इतना तेज से दर्द करता है कि अंदर से फट रहा है, तो उसको जैसे कपड़े उपड़े से बांध लेना। तो उसमें क्या हुआ कि 2-4 बार तो हमने दवा ली, उसके बाद आइडॉक्स वगैरह लगा लेना, डिस्पिन वगैरह खाया और नेट से मैंने निकाला 2-3 दवाओं का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, खाया। तो वो जैसे हमने लिया तो थोड़ी देर के लिए तो आराम होता है, लेकिन ये लगभग 1 साल से चल रहा है और अभी तक आराम हुआ नहीं। तो इसके लिए मैं वही थोड़ा सलाह चाह रहा था। महेश जी, जो भी आपकी सिरदर्द की समस्या है, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है कि सबसे पहले आपको किसी न किसी चिकित्सक से संपर्क अवश्य करना चाहिए। चिकित्सक से संपर्क करने में आप अपने पूरे लक्षणों का डिटेल लेकर के जाएं कि दिन के किस टाइम पर सिरदर्द होता है, कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनकी वजह से आपका सिरदर्द बढ़ता है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनमें आपका सिरदर्द में आपको
कमी महसूस होती है, कब से शुरू हुआ है, साथ में कोई फीवर तो नहीं रहता, उल्टियाँ तो नहीं होती, काम के ज़्यादा बोझ की वजह से या घर में किसी तनाव की वजह से कुछ भी कंडीशन बढ़ती या घटती है, उसके साथ एसोसिएटेड आपको दृष्टि से रिलेटेड कोई समस्याएं तो नहीं आती, कई बार चीज़ें दो तो नहीं दिखती, उल्टियाँ तो नहीं होती, आवाज़ों से टीवी चल रहा है, टेप चल रहा है, उससे कोई इरिटेशन तो नहीं होता। ये सारी की सारी लिस्ट ले जा करके लक्षणों का बना करके आप चिकित्सक से संपर्क करें, क्योंकि जो सिरदर्द है, सिरदर्द का जो कारण है वो किसी भी मामूली वजह से लेकर के काफ़ी गंभीर समस्याओं के बीच दोनों ही हो सकता है। इसके लिए प्रॉपर इवैल्यूएशन ज़रूरी है। अगर आप गूगल डॉक्टर का सहारा लेंगे तो उसकी वजह से आप भ्रमित हो सकते हैं, और जो भी दवाएं आपकी चलेंगी तो मोस्ट प्रॉब्ली दर्द निवारक दवाएं होंगी, जिनका बिना चिकित्सकीय सलाह के ज़्यादा समय तक लेना आपको पेट के अल्सर जैसी गंभीर समस्या आपके सामने ला सकता है, पहली बात। दूसरी बात, इवैल्यूएशन से ये होगा कि आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट चलेगा, प्रॉपर डोजेज में चलेगा, तो उन पे बिलीव करें। जो इंटरनेट पे या गूगल पे कई केसेस लोग अपने लिखते हैं, उन पे बिल्कुल बिलीव नहीं करें कि उन्होंने कोई दर्द निवारक दवाएं खा ली थी, उसकी वजह से वो हमेशा ठीक हो गया। इसकी वजह से आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। खुद से दवाएं नहीं लें, खुद से जांचें नहीं कराएं, और अगर आपको अपनी समस्या के बारे में पढ़ना ही है तो एक विधिवत लिटरेचर, जो NCBI करके वेबसाइट्स होती हैं, अच्छे लिटरेचर्स हैं, अच्छे रिसर्च पेपर्स हैं, उनसे या बुक से ही पढ़ें। लेकिन मेरी ये सलाह है कि आप किसी चिकित्सक से ही पूरी जानकारी लें और उपचार लें। बिल्कुल, तो खुद से मेडिसिन आप बिल्कुल ना लें। अगर आपको कुछ भी दिक्कत हो रही है तो आप गूगल के बजाय अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने विशेषज्ञ के पास जाएं, उनसे बेहतर सलाह आपको मिल सकती है। हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हाँ, हेलो जी सुनील, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है मैडम कि मेरी मम्मी जो है कभी भी किसी का अभद्र बोलती रहती है, मतलब कभी भी किसी कुछ बोल देती है वो जी। और उसको क्या प्रॉब्लम है कि एक बार मतलब उसको मतलब वन साइड हो गया था, मतलब सुन हो गया था बॉडी, मतलब बीपी हाई हो गई थी तो जी। और उसके बाद ट्रीटमेंट जब हुआ उसके बाद वो सही है, अभी तक कुछ प्रॉब्लम नहीं। यही एक प्रॉब्लम है, तो ज्यादा बोलती है, किसी को कुछ भी बोल देती है, और ये जो है तो गोस्ट प्रेत आत्मा ये सब झूठू उस पर ज्यादा बिलीव करने लगती है। सुनील जी, ये समस्याएं कब से हो रही हैं आपकी माता जी को? ये सर मतलब 2-3 साल हो गए, मतलब पहले तो बहुत कम था, अभी बहुत ज्यादा हो गया। इसके लिए हम लोग सोचे कुछ ऐसा ही होगा, दवा गिरा था तो ठीक था। कहाँ से बोल रहे हैं सुनील जी, आप किस शहर से बोल रहे हैं? मैं सर अभी गोवा से बोल रहा हूँ, मैं रहता हूँ मुंबई में ऐसे हाँ, प्रॉपर हम लोग। ओके सुनील जी, देखिए ये जो समस्याएं हैं, कई बार आपने बताया कि आपकी मदर को शायद स्ट्रोक हुआ था, आधा शरीर जो है सुन्न हो गया था। कई बार जो दिमाग के हमारे हिस्से होते हैं, जो कि हमारे आचार विचार व्यवहार को और सामाजिक निर्णय को नियंत्रित करते हैं, उनमें भी चोट पहुंचती है। तो अगर हम शारीरिक लक्षणों की बात करें तो जैसे सुन्नपन आना या शरीर को आधा लकवा ग्रसित हो जाना, ये सब समस्याएं होती हैं। लेकिन अगर साथ ही साथ ये जो ब्रेन में स्ट्रोक होता है, ब्रेन में चोट पहुंचती है, उसकी वजह से हमारे व्यवहार में भी बहुत सारे परिवर्तन हो जाते हैं। तो जो हिस्से हमारे आचार विचार और व्यवहार को कंट्रोल करते हैं, उनमें डैमेज होने की वजह से हमारे सामाजिक निर्णय लेने में अक्षमता आ जाती है और हम अपशब्द बोलने लगते हैं। कई बार नींद सही नहीं रहती है, कई बार लोग शक वहम करते हैं कि फला व्यक्ति उनको मारने आ रहा है, नुकसान पहुंचाने आ रहा है, कोई साजिश कर रहा है उनके अगेंस्ट। तो इसका भी इलाज संभव है। इसके लिए भी सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि इसको एक बीमारी समझें। अपनी मदर को कभी भी इसके लिए रिएक्ट मत करें, उनसे सौहार्दता से संयम से बात करें। बाकी के रिश्तेदारों से भी यही निवेदन कीजिए कि ये वो जानबूझ करके नहीं कर रही हैं, ये उनकी बीमारी का लक्षण है जिसका कि उचित इलाज संभव है। तो खुद से इलाज मत करें, किसी मनोचिकित्सक से सलाह लें, उनके गाइडेंस में ट्रीटमेंट लें, निश्चित तौर पर इन लक्षणों से आराम मिलेगा। हमारे साथ सुनील जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या सवाल है आपका? वही जो मैं अभी सर से बात कर रहा था, जो मेरी माँ जो बिलीव करते किसी मतलब अंधविश्वास से, हाँ, और वो कुछ भी बोलती रहती है, तो उसके लिए मैं ट्रीटमेंट के बारे में पूछ रहा था, किधर सर दिखाए जहाँ तक। तो सुनील, किसी भी आप साइकियाट्रिस्ट को वहाँ पे दिखा सकते हैं। गोवा में काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं, गोवा मेडिकल कॉलेज भी वहाँ पर है, और प्राइवेट में आप मणिपाल इंस्टीट्यूट के भी वहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं, तो काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। वहाँ पर केंद्र सरकार का भी एक मनोचिकित्सा का केंद्र है, आप वहाँ पे जाकर के सलाह लें, उचित सलाह आपको मिलेगी। बिल्कुल, आज हम बात कर रहे हैं साइबरकॉन्ट्रिया के बारे में। ज़्यादातर दर्शकों को शायद इस बारे में जानकारी नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं इस बारे में कुछ जानकारी हासिल करना, कोई डाउट आपके मन में है जो आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। आप डॉक्टर त्रिवेदी से अच्छी सलाह ले सकते हैं। डॉक्टर, जैसे कि आज बात हम कर रहे हैं साइबरकॉन्ट्रिया के बारे में, आपने हमें बताया कि डिपेंडेंसी इंटरनेट पर होना ही कहीं ना कहीं साइबरकॉन्ट्रिया होता है। क्यों ऐसा करते हैं लोग कि छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे इलाज के लिए जाकर इंटरनेट पर बैठ जाना, और फिर अगर हेडेक भी हो
रहा है तो भी इंटरनेट से सलाह लेना? कारण ये रहता है कि आप देखें, अगर हम ये इसका जो जवाब है काफ़ी जड़ों पे है। अगर आप देखें कि भारत में एक जो चिकित्सा करने की एक प्रवृत्ति पाई जाती है हर व्यक्ति में, हर परिवार में, उनके घर में कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं आयुर्वेद के फॉर्म में, कोई घरेलू नुस्खा देते हैं। तो वही जैसे हमारा शिक्षा स्तर बढ़ा, पढ़ाई का स्तर बढ़ा, हमारे संसाधन बढ़े, तो वो जो घरेलू नुस्खे थे वो जो प्रवृत्ति है वो इंसान के अंदर मौजूद है, उन सब का स्थान कंप्यूटर ने ले लिया। तो सबको लगता है कि हम भी कुछ ना कुछ इलाज ढूंढ सकते हैं, छोटी मोटी बातों के लिए कुछ नहीं कहाँ जाना। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिया, हालांकि ये उचित मंच नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप जो खराब हो रहा है उसकी वजह से एक पैरानॉइड आइडियाज रहते हैं चिकित्सकों के प्रति कि कहीं ये गलत जांच तो नहीं हो रही है, कहीं गलत ट्रीटमेंट तो नहीं चल रहा है। इसकी वजह से उनके अंदर एक अविश्वास का जो भाव है, प्लस ये जो मैंने प्रवृत्ति बताई भारतीय समाज में जो है, इसकी वजह से वो ढूंढने का प्रयास करते हैं। और कई बार हमारे पास बहुत सारे सलाहकार भी होते हैं, हमने किसी डॉक्टर को दिखाया हमारे अड़ोस पड़ोस में जिनका चिकित्सा शास्त्र से कोई मतलब भी नहीं होता, वो भी एडवाइस देते हैं कि आप ऐसा करो, ये कर लो। मैंने तो उनको मेरे दोस्त को ऐसी दवा से ठीक हुआ था, आप भी करके देख लो। वो तो आप गूगल में diagnosis.com है, उसमें आप अपने लक्षण डालोगे, डायग्नोसिस आ जाएगी, बगल में ट्रीटमेंट आएगा, क्यों फीस देना। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं ये प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। और एक्सेसिबिलिटी, जैसे कि इंटरनेट 10-15 साल पहले की बात करें तो उसका यूज़ काफ़ी लिमिटेड था, बहुत लिमिटेड जगहों पर था। अब हम डिजिटल इंडिया की बात करें, इंटरनेट बढ़ता ही जा रहा है, निःशुल्क भी उपलब्ध है। तो एक्सेसिबिलिटी भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण यहाँ पर बनता है। जी हाँ। साइबरकॉन्ड्रिया के सिम्टम्स की अगर हम डॉक्टर बात करें तो क्या कुछ लक्षण होते हैं? क्या लक्षणों से ये देखा जा सकता है कि शायद इसकी डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा इंटरनेट पर हो चुकी है? अगर पिंपल भी एक हो रहा है तो वो इंटरनेट पे जाना पसंद करते हैं। आजकल के युवाओं की अगर हम बात करें तो ज़्यादातर यूज़ इंटरनेट का होता है। लक्षणों की अगर हम बात करें तो ऐसे व्यक्ति बार बार डॉक्टर्स बदलते हैं, जिसको हमारी भाषा में डॉक्टर शॉपिंग कहते हैं। उन्हें सपोज आपने एक पिंपल की बात की, मैं उसी उदाहरण से लेता हूँ। उनके पिंपल हुआ और उन्होंने देखा कि एलिवेशन ऑन स्किन ऐसा करके इंटरनेट में देखा, तो वहाँ पे वो कैंसर से शुरू होगा कि ये गांठ कैंसर की तो नहीं हो सकती है। फिर ये भी आता है कि कहीं ये पिंपल भी हो सकता है। लेकिन जो उनका ध्यान होता है, हेल्थ एंग्शियस होते हैं ऐसे लोग, पर्सनालिटी वाइज हेल्थ एंग्शियस ट्रेट्स पाए जाते हैं उनके अंदर, वो तुरंत चर्म रोग विशेषज्ञ के पास जाएंगे। चर्म रोग विशेषज्ञ उन्हें बताएगा कि ये आपका मुहासा है, इसके लिए ये दवाएं उपलब्ध हैं। लेकिन उनके मन में डाउट होगा, जो मैंने आपको बताया कि जो हमारे समाज की प्रवृत्ति है और जो एक डॉक्टरों के प्रति अविश्वास सा जन्म ले रहा है, इसकी वजह से वो सोचेंगे कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, मुहासा हुआ तो ठीक हुआ, कहीं कैंसर हुआ तो शायद हम गड़बड़ ना हो जाए। तो वो अगेन कुछ दिन की दवा कराने के बाद फिर कैंसर स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे। कैंसर स्पेशलिस्ट होगा, वो उससे देखेगा, बोलेगा नहीं है, कुछ दिनों तक वो ठीक रहेगा। लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं फिर से वो गूगल पड़ेगा कि कुछ परसेंट केसेस मिस हो जाते हैं। 95% केस तो डिटेक्ट हो जाते हैं, लेकिन 5% केस जो हैं वो कई बार अनडिटेक्टेड से रहते हैं। तो उनके मन में ये डर सता जाएगा कहीं उन 5% में हम तो नहीं है। अगेन वो कैंसर का डॉक्टर बदलेंगे। और इस तरीके से वो सुनना भी नहीं चाहते हैं कि उन्हें कैंसर नहीं है, और किसी ने बता दिया कैंसर नहीं है तो वो उस पर बिलीव भी नहीं करना चाहते हैं। तो धीमे धीमे ये टेंडेंसी बढ़ती सी जाती है। जी हाँ, कई बार मनोचिकित्सक के पास पहुंचने पर मैं आपको बता रहा हूँ, ऑन एन एवरेज हम लोग 6वें या 7वें डॉक्टर होते हैं जब पहली बार साइकाट्रिस्ट से उनका इनकाउंटर होता है। जैसे अभी भोपाल में कई केसेस हमारे अस्पताल में आए, कुछ लोगों ने खुद से अपनी जांचें कराई, खून की जांच कराई, प्लेटलेट्स काउंट देखा कि थोड़ा सा कम है, तो उन्हें मन में शक हो गया कि कहीं ये डेंगू तो नहीं हो सकता है। और उन्होंने कई बार डॉक्टर बदले, फिर हमारे यहाँ पे आए तो उन्हें हम मनोचिकित्सा विभाग की ओर भेजा गया, फिर उन्हें बताया गया, इलनेस का मॉडल समझाया गया कि ये लक्षण होते हैं। तो कई बार वो उनके अंदर बिलीव भी नहीं होता कि नहीं ये कुछ गड़बड़ हो रहा है हमारे साथ, डॉक्टर शायद डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे भावों से वो ग्रसित रहते हैं, रेस्टलेस से रहते हैं, बार बार रीएश्योरेंस रहता है। वो डॉक्टर्स को फ़ोन करेंगे, मैसेज करेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, सर मेरे को अभी हाथ में फिर से झुनझुनी हुई, कहीं मुझे हार्ट अटैक तो नहीं हो गया है, लकवा तो नहीं हो गया है। ऐसे लक्षण उनके साथ में चले गए। हमारे यहाँ आने वाले लगभग हृदय रोग विभाग में या आप कैंसर विभाग में बात करें तो लगभग 5 से 10% केसेस रोजाना हमारे पास ऐसे सामने आ रहे हैं। ऐसे लोगों को फिर अनिद्रा भी होने लगती है, वो रात में फिर से एकदम से उनका अगर पैल्पिटेशन हुआ तो उन्हें लगता है कि स्ट्रोक हो गया, तो कई बार रात में आकर के भर्ती भी हो जाते हैं। तो बार बार रीएश्योरेंस सीकिंग बिहेवियर होता है, बार बार इन्वेस्टिगेशंस की डिमांड करते हैं, बार बार डॉक्टर चेंज करते हैं, कई बार शहर बदल देते हैं कि नहीं अब हम बड़ी जगहों पे दिखाएंगे, हम मुंबई में जाएंगे, हम दिल्ली में जाएंगे। तो ये टेंडेंसी बढ़ती जाती है। और सबसे बड़ी समस्या ये होती है
कि जो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि फैमिली मेम्बर्स को भी कई बार समझाना इसमें बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अगर हम भी फैमिली मेम्बर्स की जगह होंगे तो अपने पेशेंट की बात पे, उसके दर्द पे, उसके कष्ट पे हम उस पर भी डरे रहते हैं कि कहीं सही बोल रहा होगा तो 1% भी छूट हुई तो कहीं से कुछ गड़बड़ ना हो जाए, तो वो भी चलते रहते हैं। इसमें वित्तीय लॉस की अगर अपन बात करें तो कई बार साइबर कॉन्ड्रिया 100 रुपये से लेकर के 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए तक के लोग जांच कराने के बाद हमारे पास आते हैं। बिल्कुल, तो एक तरह से जो पेशेंट है वो इम्पल्सिव बहुत हो जाता है और एक स्टेबल डिसीजन इसमें नहीं ले पाता है। हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं, उज्जैन से रितेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रितेश, स्वागत है कार्यक्रम में आपका। नमस्कार सर। रितेश जी बताइए। सर नमस्कार। जी नमस्कार। सर मेरा एक फ्रेंड है, तो उसको जैसे सर दर्द, पेट दर्द या कुछ भी होता है तो वो तुरंत मोबाइल पे नेट खोल के और उसमें जो है सर्च करने लगता है कि उसका क्या इलाज है, क्या लक्षण है। जी तो सर ये क्या साइबर कॉन्ट्रिया में आता है? जी देखिए, सीधी सी बात है कि जब कभी भी कोई भी लक्षण हमारे सामाजिक, हमारे आर्थिक, हमारे व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करने लगे, तब हम उसे मानसिक रोगों की श्रेणी में डालते हैं। अगर इसकी वजह से उनको प्रॉब्लम हो रही हो, बार बार उनका वित्तीय लॉस हो रहा हो, डॉक्टर्स के पास जाने में, जांच करा रहे हैं, बार बार दवाइयाँ अपने से ले रहे हैं, फिर भी दर्द बराबर बना हुआ है और दिन भर परेशान से रहते हैं, एंग्शियस रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस है, पूरे टाइम उसी से ऑक्यूपाइड रहते हैं, दोस्तों से भी वही बातें करते हैं और हर प्रकार का रीएश्योरेंस चाहते हैं कि नहीं ऐसा कोई बोल दे कि उनको ऐसा नहीं है, तो आप ये मान के चलिए निश्चित तौर पर उनको मनोचिकित्सक के पास ले जाएं। ये किसी प्रकार का पागलपन नहीं है। पहली बात तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनोचिकित्सक के पास जाने का ये मतलब है कि आप पागल हो गए हैं, नहीं, उनकी प्रॉपर काउंसलिंग ज़रूरी होती है और कई बार हमें कुछ दिनों के लिए मेडिकेशन भी देना ज़रूरी होता है। बिल्कुल डॉक्टर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि किन लोगों में इसको होने की संभावना ज़्यादा होती है, क्योंकि आजकल फ़ोन्स हर किसी के पास हैं, इंटरनेट हर किसी के पास आजकल उपलब्ध है, तो किन लोगों में ज़्यादा हो सकता है? देखिए जी, अगर हम यहाँ अपने सेंटर की बात करें, बंसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की बात करें, तो हमारे पास जो वर्ग आ रहा है वो युवा वर्ग ज़्यादा आ रहा है। यूजुअली आप मान के चलें 20 से 30 से 35 साल के युवक हमारे पास बार बार आ रहे हैं। उनके पास मोबाइल होता है, वो उनको कुछ भी हुआ उन्होंने देखा, तो कई बार वो इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि कुछ बच्चे हमारे पास ऐसे भी आए जिनके अंदर जिन्होंने आत्महत्या जैसे गंभीर लक्षण भी अपने विचार बताए कि इतने ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, जांचों में कुछ निकल नहीं रहा है, फिर भी लक्षण बना हुआ है, तो वो डॉक्टर टू डॉक्टर चेंज करते रहते हैं। तो युवाओं में इस बात का प्रचलन ज़्यादा हो गया है, दिक्कतें ज़्यादा हैं और कई बार ऐसे युवा जैसे घर में किसी बुजुर्ग ने उनसे पूछा तो कई बार वो भी उस ट्रैप में आ जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ओवरऑल तो 20 से 40 वर्ग का जो आयु वर्ग है वो इससे ज़्यादा प्रभावित है। ऐसा नहीं कि महिलाएं इससे अछूती हैं, महिलाओं में भी बॉडी डिस्मॉर्फिया का लेकर के काफ़ी है, पिंपल्स को लेकर के जैसा आपने एग्जांपल बताया, कई बार वो अपने मासिक धर्म से रिलेटेड समस्याओं को भी कुछ यूट्रस का कैंसर समझ लेती हैं। तो ये किसी भी स्त्रीलिंग पुरुष किसी में भी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी में कम ज़्यादा है, सब में बराबर तरीके से चल रहा है। बिल्कुल डॉक्टर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कैसे इसको कम किया जा सकता है, कैसे इससे बचा जा सकता है, कैसे काउंसलिंग की जा सकती है किसी पेशेंट की कि वो बार बार इंटरनेट पर जाकर इन सब चीज़ों को ना देखे? हाँ, देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ पर एक हमें विशेष साइकिल को तोड़ना पड़ता है जी। ऐसे पेशेंट्स को बहुत टाइम देने की ज़रूरत होती है, समझाने की ज़रूरत होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि उनको हमेशा ये संदेश देना चाहिए, या जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि चिकित्सक, किसी भी चिकित्सक से आप जिस पे भी इलाज ले रहे हैं वो 100% अपना देने की कोशिश करते हैं। वो कभी ये नहीं चाहते कि उनके मरीज़ ठीक नहीं हो, कभी ये नहीं चाहते कि उनके मरीज़ का कुछ गड़बड़ इलाज हो। उन पे फेथ रखिए और उनसे अपनी बीमारी से रिलेटेड, अपनी दवाओं से रिलेटेड, अपनी जांचों से रिलेटेड पूरी जानकारी केवल और केवल उनसे लें। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ बातें आपके चिकित्सक से पूछना आप भूल गए हैं, तो अगली विज़िट में जा कर के उनसे ये बातें पूछ सकते हैं। और अगर आपको इतना पढ़ना ही है तो मैंने आपको बताया कि केवल और केवल जो ऑफिशियल लिटरेचर हैं, अच्छी वेबसाइट्स हैं जिनकी जानकारी आपको यूजुअली नहीं होती है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ NCBI से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, WHO से रिलेटेड जो वेबसाइट्स हैं, भारत सरकार की कुछ स्वास्थ्य से रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, उन पे आप भले देखें। कुछ स्टैंडर्ड बुक्स हैं, मेडिकल टेक्स्ट बुक्स हैं, उन पे आप बिलीव करना सीखें और ख़ुद से कभी भी जितना भी आपके डॉक्टर ने, चिकित्सक ने आपको सलाह दिया है कि नहीं आपको इतनी ही जांच की आवश्यकता है, इतने ड्यूरेशन में ही आवश्यकता है, उतनी ही ड्यूरेशन में कराएं।
खुद से बिना कभी भी बिना ज़रूरत के या खुद से सोच के कि कहीं हमको ये तो नहीं हो गया, उन जांचों को आप बिल्कुल नहीं कराएं। इससे ये प्रवृत्ति बढ़ती रहती है। और दूसरी बात ये है कि बार बार डॉक्टर शॉपिंग नहीं करें। किसी भी डॉक्टर से आप एक बार दिखा लिया, उस पर ट्रस्ट करिए। अगर आप बार बार जाएंगे तो कई बार ओपिनियन भी डिफरेंट होता है, कई बार डॉक्टर का मूड स्टेटस भी डिफरेंट हो सकता है कि आपकी बात को सीरियसली उन्होंने और ज़्यादा लिया, कोई और जांचें कराई, उसमें कुछ 19-20 नॉर्मल वैल्यू एबनॉर्मल वैल्यू आई, तो उससे ये एंजाइटी और बढ़ती है। जी हाँ, एक और बात बताना चाहूँगा कि जो कुछ ब्लड टेस्ट के लेवल्स होते हैं, कई बार सपोज उदाहरण के लिए 10 से 15 किसी का लैब में वैल्यू लिखा है ये कि नॉर्मल है, तो हमारे दिमाग में ये रहता है कि अगर 9 आ गया तो हमको कुछ हो गया है, 16 आ गया तो कुछ हो गया है। कभी भी किसी भी रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन, ब्लड रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन खुद से बिल्कुल ना करें। एमआरआई, सिटी स्कैन की जो रिपोर्ट्स लिखी होती हैं उसमें कतई भी आपको खुद से इंटरप्रिटेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हो सकता है जो चीज़ें आपको एबनॉर्मल लगें क्लिनिकली वो चीज़ें नॉर्मल होंगी, क्योंकि लैब टू लैब जो नॉर्मल वैल्यू होती है किसी भी काउंट की, किसी भी समस्या की, वो वेरी कर सकती है। दूसरा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसे हमारी भाषा में फिजियोलॉजिकल कहते हैं। हमारे शरीर के हिसाब से मेरी खून की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है, आपके शरीर के हिसाब से आपकी खून की रिक्वायरमेंट, हीमोग्लोबिन की रिक्वायरमेंट अलग हो सकती है। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखें, हमेशा अच्छा लिटरेचर पढ़ें और अपने डॉक्टर पे फेथ करें। गूगल डॉक्टर का सहारा बिल्कुल नहीं लें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अपने डॉक्टर पर ट्रस्ट करें, गूगल डॉक्टर का सहारा आप बिल्कुल ना लें। आज हम बात कर रहे थे साइबरकॉन्ड्रिया के बारे में, हमें तमाम जानकारी दी डॉक्टर सत्यकांत त्रिवेदी ने। डॉक्टर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में आने के लिए। जी, थैंक यू। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नई स्वास्थ्य संबंधी समस्या को लेकर, साथ ही बताएंगे उसके उपाय भी। नमस्कार।